हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमरैंकर। मैं डॉक्टर नेहा कैमरैंकर्स पे आपका स्वागत करती हूँ। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड लेक्चर में जब हम थ्योरी के क्वेश्चंस देख रहे थे जो जी और नीट में आए हुए हैं, तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, फिर इसके आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिपोर्टेड टू रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कौन सा गैस जो है वो रिटार्ड कर सकता है। ठीक है, तो क्लियरली ये एनसीईआरटी में मेंशन है आपका कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कौन सा ऑक्साइड है, NO2, सो आंसर विल बी डी। नाउ द स्टेटमेंट्स दैट आर टू, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। ठीक है, नाउ मीथेन लीड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मोक। ये सही बात है, आपका जो मीथेन है ग्लोबल वार्मिंग में इसका सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और फोटोकेमिकल स्मोक में भी अगर आप देखेंगे, फोटोकेमिकल स्मोक में भी आपका जो मीथेन है वो पार्टिसिपेट करता है। तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड, बिल्कुल सही बात है। हम आपको बता चुके हैं मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, बर्निंग ऑफ वेजिटेशन, डाइजेस्टेड या फिर रोटेड, उनके सड़ने गलने से भी होता है। पैडी फील्ड्स, कोल माइंस या जो गार्बेज डंप वगैरह होता है या जो फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं उससे भी क्या मीथेन का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या था आपका पैडी फील्ड्स, तो ये सही बात है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। मीथेन इज स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग देन CO2। मीथेन इज ए स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग देन CO2, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी आगे आप एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में क्या है कि आपका जो CO2 है, सिंस इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसको एज ए रिफरेंस लिया गया और उससे कंपेयर करके और जो गैसेज हैं उनका देखा गया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो मीथेन है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू CO2, मतलब मीथेन गैस ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जनरेट करती है CO2 से। CO2 बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो इसलिए इसका मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन मीथेन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ग्लोबल वार्मिंग में कि उसकी थोड़ा सा क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका A B C 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। फोर्थ देखते हैं, मीथेन इज ए पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक था आपका आपका क्लासिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक में तो 3 ही चीज़ थी, आपका फॉग था, स्मोक था, फॉग था और आपका SO2 था। उसमें मीथेन तो था नहीं, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग स्मोक का इसमें कोई पार्ट नहीं है, तो आपका डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका मीथेन फोटोकेमिकल स्मोक, और फोटोकेमिकल स्मोक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ना कि रिड्यूसिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग क्लासिकल वाले को बोलते हैं और ऑक्सीडाइजिंग फोटोकेमिकल वाले को बोलते हैं। तो ये डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो आपसे स्टेटमेंट सही कौन से हैं, A B C, सो आंसर विल बी ए। ये क्वेश्चन आपका जी का क्वेश्चन है। ठीक है, और रिसेंट में ही आया हुआ है, शायद 2021 का ही क्वेश्चन है ये जी का। रिड्यूसिंग स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ, रिड्यूसिंग स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ, मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया है, फिर भी एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी जी का ही क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। तो इसमें क्या है कि स्मोक, फॉग और SO2। देखो रिड्यूसिंग स्मोक जो है, जैसे क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं, ये 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों में जो गैस है वो आपका क्या होगा, इसमें सल्फर का ऑक्साइड SO2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसमें सी। द टाइप ऑफ पोल्यूशन डेट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम, कौन सा ऐसा पोल्यूशन का टाइप है जो डे टाइम मतलब दिन के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ O3। देखिए पोल्यूशन में जो अभी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे, तो इसमें ज़्यादातर देखेंगे स्मोक में क्लासिकल और फोटोकेमिकल। फोटो जो शब्द आ रहा है ना, फोटो से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं फोटोन का यूज हो रहा है, मतलब लाइट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो जनरेट होता है वो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में जनरेट। जब उस पर सनलाइट फॉल होती है तो उस टाइम पे वो प्रोसेस होता है। तो रोल सन का रोल किस में है आपका, फोटोकेमिकल स्मोक में। तो इसमें क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक को आप ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, तो आंसर विल बी ए, राइट। नाउ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 आपका कह रहा है एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप, ठीक है, इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक, आपका जो ऑक्सीजन का जो एलोट्रोप है वो कौन सा है? आपका ओजोन है, आपका O3, जैसे O2 और O3 ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप है, ठीक है, जिसमें ओजोन जो है वो एक टाइप से पोल्यूशन का काम करता है। अब पोल्यूशन का काम वो किस में करता है? वो करता है फोटोकेमिकल स्मोक में, उसका वो सेकेंडरी प्रिकर्सर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। यहाँ पे इन्होंने रिड्यूसिंग लिख दिया है, पर है किसका प्रिकर्सर? वो फोटोकेमिकल का। फोटोकेमिकल तो ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, आपका स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड्स दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फोटोकेमिकल में? नहीं, फोटोकेमिकल में केवल नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सल्फर का ऑक्साइड करते हैं क्लासिकल स्मोक में और उसे रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए सारे स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से ही हैं, जो मैंने अभी थ्योरी आपको कराया है उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा, और मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिख भी दिया है कुछ कुछ उसमें से लेके, ठीक है। तो बस आपको देखना है कि वो किस तरीके से पूछ रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। नाउ द प्रोसेसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्री रेस्पेक्टिवली कैन लीड टू, दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो, एक है आपका कैल्सिनेशन और एक है आपका रोस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों प्रोसेस में जो भी गैस निकलती है या प्रोसेस में जो भी होता है वो किस चीज़ में, कौन से पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होता है? जब किसी भी कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो या फिर उसकी एब्सेंस हो, अगर हीट किया जाएगा तो क्या होगा? जनरली कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर्स का, ऐसे ओर्स जो कार्बोनेट फॉर्म में हो मेनली। अब कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और वो CO2 को निकाल देगा, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में क्या निकला? कैल्सिनेशन में निकला आपका CO2, ठीक है। नाउ रोस्टिंग में क्या होगा? रोस्टिंग में भी ओर को हीट किया जाता है, बट इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई कर दी जाती है। और ये जो रोस्टिंग होती है ये मेनली होती है जो सल्फाइड आपके जो ये होते हैं सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स। अब मेटल सल्फाइड्स को जब आप हीट करेंगे, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो उस टाइप पे क्या होगा? आपका जो इसमें सल्फाइड में जो सल्फर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना देगा। तो आप देखोगे कैल्सिनेशन में आपका CO2 निकल रहा है और आपके सल्फाइड्स में, आपकी रोस्टिंग की प्रोसेस में आपका SO2 निकल रहा है। अब इन दोनों का पोल्यूशन में क्या रोल है? ठीक है, CO2 का मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी ग्लोबल वार्मिंग में है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में मेजर कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद आपका जो SO2, इसका क्या काम था? SO2 का एक रोल तो आपने देखा था रिड्यूसिंग स्मोक में, जो क्लासिकल स्मोक था, तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। दूसरा उसका रोल आपने देखा था एसिड रेन में। एसिड रेन किसकी वजह से होता था? सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, जो क्लाउड्स या फिर वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब वो बारिश होती है तो वो एसिडिक होती है, उसका pH लेस देन 5.6 होता है, राइट। तो वो क्या है आपका एसिड रेन। तो क्या है इसका आंसर? CO2, मतलब कैल्सिनेशन में जो गैस निकली, जो CO2 है, वो क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। और आपका जो रोस्टिंग में जो गैस निकली है, जो SO2 है, वो एसिड रेन करवा रहा है। तो ये क्या है इसका आंसर? इसमें B, राइट। सो आंसर विल बी B। तो देखिए क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट कैन लीड टू। थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं? इनकी वजह से कौन सा पोल्यूशन होता है? जैसे यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है? नहीं। ओजोन लेयर डिप्लेशन होने का कारण क्या था? CFC कैसे बन रहा था? जो रेफ्रिजरेटर, ACs वगैरह में जो यूज होने वाली गैस थी, तो वो चली जाती थी स्ट्रेटोस्फीयर में, और उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता था। लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स का उसमें कोई हाथ नहीं था।
थर्मल पावर प्लांट्स का जो मेन हाथ है वो है, या तो उनमें CO2 निकलती है और उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड रेन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स का जो था वो क्या है, एसिड रेन। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स का जो मेन बात आई थी वो आई थी जब ताजमहल की बात कर रहे थे कि ताजमहल के आसपास जितने भी एरिया हैं, आपका फिरोजाबाद हो गया, भरतपुर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे मथुरा हो गया, वहाँ पे ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री है। बाकी फिरोजाबाद तो चूड़ियाँ बनाने के लिए एकदम से फेमस है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन रहता है और इतनी ज़्यादा ये पावर प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं जिनमें SO2 CO2 गैस निकलती है जो एसिड रेन कराती है, जो ताजमहल को ख़राब कर रही है। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट्स का जो मेन काम था, ये जो मेन बात आई थी वो हमने एसिड रेन के टाइम पे की थी। तो क्या है आपका आंसर इस पे, ए, एसिड रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन नीट और जीके हैं। अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके जीके हैं और आप देख सकते हैं सब रिसेंट के ही हैं, अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन उस थ्योरी से था मैं पूरा कवर करा रही हूँ, जितना भी पॉसिबल है सारा कवर कराया जा रहा है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है, मैंने उसको भी करा दिया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको किस टाइप से करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जो थ्योरी का पार्ट है, जो लाइंस हैं, वो आपके माइंड में रह पाएंगी। अदरवाइज एज इट आप NCERT पढ़ेंगे तो लाइंस नहीं क्लिक हो पाती हैं उतना फास्ट, क्वेश्चंस के थ्रू वो रिकॉल होती रहती हैं तो फिर वो माइंड में रहती हैं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 4 रिगार्डिंग एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, इट कैन कोरोड वाटर पाइप्स, क्या जो वाटर पाइप्स होते हैं ये उनको करोड कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। एसिड रेन में क्या होता है आपका, H2SO4 वगैरह और एसिड्स वगैरह बन जाते हैं और ये मेटल को ईजिली कोरोड कर सकती है, और जो वाटर पाइप्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ इट कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल, तभी ये ताजमहल को डिसफिगर्ड कर रहा है, डिसकलर्ड कर रहा है और उसका जो लस्टरनेस भी उसका ख़त्म कर रहा है। ठीक है, एसिड रेन उसका मेन कारण है, क्योंकि जो भी स्टोन होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड रेन में प्रेजेंट होगा आपका H2SO4, ये दोनों कर लेंगे रिएक्ट, और रिएक्ट करने के बाद आपका ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। अब कोई भी चीज़ है किसी भी कंपाउंड से मिलके बनी हुई है, अगर वो कंपाउंड ही घुलने लग जाए, ख़राब होने लग जाए, या कंपाउंड ही एकदम से डिकम्पोज होने लग जाए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एकदम से डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिसफिगर्ड होने लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, इट कैन नॉट कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट इन द एनिमल, ये गलत बात है। एसिड रेन केवल ताजमहल को ही ख़राब नहीं कर रहा है, वो जितने भी ब्रीथिंग इशू या सांस लेने में प्रॉब्लम, या जो ऑक्सीजन के थ्रू हम जो भी लंग्स में लेते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इवन ह्यूमन बीइंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है, मैंने आपको बताया था एसिड रेन में केवल एसिडिक रेन ही नहीं होती है, वो एसिडिक स्नो भी हो सकती है, एसिडिक फॉग भी हो सकती है, वो ड्राई फॉर्म में स्टोर भी हो सकती है, कहीं पे डिकम्पोज हो जाए प्लांट्स वगैरह पे ड्राई फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एयर वगैरह में मिक्स हो जाती है। जैसे ड्राई डिकम्पोजिशन मतलब जो गैसेस या डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से वो एसिडिक हो जाते हैं, और हम ऑक्सीजन के थ्रू क्या लेते हैं, जब एयर हम ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं तो वो हमारे अंदर भी जा सकता है, तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, काफ़ी इशूज आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि वो इन प्रॉब्लम्स में कोई रोल प्ले नहीं करती, पर ये बात सच नहीं है, बिल्कुल प्ले करती है। उसका जो ड्राई डिपोजिशन है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला तो रॉन्ग है, और इन्होंने पूछा भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड वाला तो रॉन्ग है। नाउ इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज, अब ये कह रहे हैं कि एसिड रेन का ट्रीज पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ट्रीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी गलत है, वो ट्रीज के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल है, क्योंकि एसिड रेन जो है वो क्या करता है कि ये उसकी पत्तियों को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और पत्तियों को जैसे ही वो डैमेज करेगा, डैमेज करने के साथ क्या होगा कि उनमें प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो एसिड रेन में जो एसिडिक मटेरियल्स हैं वो क्या करेंगे, उसे अपने साथ घोलने लग जाएंगे, और धीमे धीमे क्या करेंगे, बारिश के साथ वो उसे भी उस पानी के साथ उसे भी वॉश ऑफ कर ले जाएंगे, तो जो भी प्लांट में उसके अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स थे वो कहीं ना कहीं
ख़त्म हो जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं, चले जाते हैं एसिड रेन के साथ। तो इस वजह से ये क्या करता है, प्लांट्स को भी, ट्रीज़ को भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं। ये एनिमल लाइफ पे भी उतना ही हार्मफुल है और ट्रीज़ के लिए भी हार्मफुल है एसिड रेन। सो आंसर विल बी डी 3 एंड 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द ओजोन। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ओजोन के लिए सही नहीं है। ठीक है। इन द स्ट्रेटोस्फेयर CFC रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल। सही बात है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो CFC था वो UV लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, Cl रेडिकल बना ले रहा था। और Cl रेडिकल क्या कर रहा था, आगे आपके O3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके उसको O2 में कन्वर्ट और फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसको फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा था। और फिर Cl रेडिकल फ्री ऑक्सीजन से मिलके ClO रेडिकल बना रहा था। पर ये कह रहा है स्टेटमेंट कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में CFC जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाता है और जो O3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन डाई रेडिकल, डाई ऑक्साइड रेडिकल बनाता है। पर ये गलत बात है, क्लोरीन डाई ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, डाई ऑक्साइड नहीं बनाता है, मोनो ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है ClO रेडिकल। ठीक है। नाउ इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिप्लेटेड बाई CFC। इट इज मतलब आपका जो ओजोन है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट किसके लिए दिए गए हैं, ओजोन के लिए दिए गए हैं क्वेश्चंस में। तो आपका जो ओजोन है इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिप्लेटेड बाई CFC, ये CFC से डिप्लेटेड होता है। तो ये बात तो आपकी सच है, CFC से तो डिप्लेटेड होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। ओके, क्योंकि CFC ही कारण है ओजोन होल्स का, जो ओजोन लेयर में जो होल्स हो रहे हैं। नाउ in the stratosphere it forms a protective shield against UV radiation। in the stratosphere ओजोन क्या करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है UV रेडिएशन के प्रोटेक्ट में, कि UV रेडिएशन नीचे ना आ पाए, हम लोगों के लिए हार्मफुल ना हो पाए। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इट इज ए टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विद NO गिव NO2। इट्स रिएक्शन विद NO गिव्स NO2। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, टॉक्सिक गैस तो है। और ये क्या करता है, NO के साथ जब रिएक्ट करता है, ये देखिए NO के साथ जो रिएक्ट करेगा तो NO क्या करेगा, O3 क्या कर सकता है, एक फ्री ऑक्सीजन दे सकता है और O2 में जा सकता है। फ्री ऑक्सीजन आपका NO ले लेता है और NO2 बना लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट था जो करेक्ट नहीं था, वो था आपका A, क्योंकि इसमें एक ये लाइन जो दे दी थी ना कि क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाता है, नहीं मोनो ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आपका आंसर कौन सा था, A। देखिए केवल आंसर मैं बता सकती हूँ, आंसर तो आपको भी मिल जाएंगे, सब जगह अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपका थ्योरी पार्ट को रिकॉल करेगा। ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है, A। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक एज। फोटोकेमिकल स्मोक क्या था, ये क्या था, आपके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स थे वो था। ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका जैसे हम अगर ऑप्शन देखें तो इसमें N2 दे दिया है, N2 तो नहीं है, हम जानते हैं N2O2 नहीं है, N2O2 नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है, SO2 है। SO2 तो आपका क्या था, क्लासिकल था, रिड्यूसिंग था, ना कि फोटोकेमिकल था। तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर विल बी C। इसमें नाइट्रोजन के दोनों ऑक्साइड हैं और आपका ओजोन है और हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक के हम काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो अभी तक तो एकदम से सेट हो गया होगा माइंड में कि कौन कौन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, आपका ओजोन है और आपके हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है। नाउ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में मैंने 2 टाइप के प्रिकर्सर आपको बताए थे, एक था प्राइमरी प्रिकर्सर, एक था सेकेंडरी प्रिकर्सर। प्राइमरी प्रिकर्सर वो थे जो बनते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट करके नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेकेंडरी प्रिकर्सर। जैसे कि प्राइमरी प्रिकर्सर में आपका NO2 था और हाइड्रोकार्बन था, है ना, NO2 था और हाइड्रोकार्बन था, और इन्हीं ने मिलके क्या किया, NO2 और NO2 ने क्या किया, NO2 ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग गया, ऑक्सीजन को O3 में कन्वर्ट कर दिया उसने और खुद NO में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि आपका ये मीथेन से भी रिएक्ट करने लग गया, तो इसकी वजह से इसने एक्रोलीन और पेन को बना लिया। ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रिकर्सर आपका NO2 और हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंडरी प्रिकर्सर आपका ओजोन, एक्रोलीन और पेन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है द प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मोक, प्राइमरी वाला पूछ रहा है, तो एक्रोलीन आपका सेकेंडरी है, ओजोन आपका सेकेंडरी है, सल्फर डाइऑक्साइड तो आपका फोटोकेमिकल का है ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है आपका, सो आंसर विल बी बी। ठीक है। नाउ एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट, सनलाइट में कौन सा एयर पोल्यूशन होता है? सनलाइट मतलब फोटोन, फोटोन मतलब फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मोक मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, सो आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट है, ये भी आपके सारे जीके क्वेश्चंस हैं, अभी सारे जीके क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, इनमें अगर आप जीके क्वेश्चंस भी करेंगे नीट की प्रिपरेशन में तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं, कोई बाहर से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नीट में ना पूछा जा सके। ठीक है। नाउ एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर रिजल्ट, CO2 का एक्सेसिव रिलीज क्या करता है? देखिए CO2 का इमिशन तो होता था लेकिन ये कंट्रोल हो जाता था, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूज करते थे और उसको बैलेंस रखते थे। बट जब इसका एक्सेसिव निकलने लग गया, इसका एक्सेसिव इमिशन होने लग गया, तो ये कारण बना किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में मतलब क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है उसको ये CO2 क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, वापस नहीं जाने देता है। तो वापस नहीं जाने दे रहा है तो धीमे धीमे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो अर्थ है वो वार्म होता चला जा रहा है। तो वो है क्या? आपका ग्लोबल वार्मिंग, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, आने वाले टाइम में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जो एक साइकिल चलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर ए, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ which is wrong with respect to our responsibility as a human being to protect our environment, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा गलत काम है जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग कर रहे हैं, बल्कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ था। तो पहला क्या है? रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ व्हीकल्स। देखो व्हीकल्स का यूज़ तो 100% तो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत दूर जाना है और बहुत इमरजेंसी है तो वो तो ऐसे हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ अवॉइडिंग द यूज ऑफ फ्लड लाइटिंग फैसिलिटी, फ्लड लाइटिंग मतलब जो स्टेडियम वगैरह होते हैं उनमें जो लाइट्स वगैरह जो होती हैं उन्हें बोलते हैं फ्लड लाइटिंग, तो इसमें तो कोई इतना नहीं है, आपका पोल्यूशन में ज़्यादा कोई हाथ नहीं है। सेटिंग द कंपोस्ट ऑफ टिन इन गार्डन्स, इसका भी कोई नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चीज़ है जो आपके इन्वायरमेंट का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो भी ऐसी चीज़ जो है कि आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक वो भी ऐसा पॉलीमर है जो डिकम्पोज ही नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो डिकम्पोज ही नहीं होगा। अगर एक बार इसको एयर में छोड़ दिया जा रहा है, इसको डंप यार्ड में डाला जा रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल एकदम से, अभी कुछ इसका रिसाइकलिंग स्टार्ट हुआ है, रिसाइकलिंग चलता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि प्लास्टिक जो है वो उसको, प्लास्टिक बैग्स वगैरह को हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हेल्प हो। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप ना करें, जिससे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, और वो क्या है? यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, मैं तो कपड़े वाले बैग लेके जाने लगी हूँ, प्लास्टिक बैग तो मैंने बंद कर दिए, क्योंकि बैन भी हो गए हैं, क्योंकि जब तक खुद बैन नहीं किए जाएंगे कोई अपने आप से सोचेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही है गलत है। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाई CFC इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ये बात तो सच है, CFC से ही ओजोन आपको खराब की जा रही है, डिस्ट्रॉयड की जा रही है ओजोन लेयर। चलो ये बात तो सच है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। अगर इसका रीजन देखते हैं, ओजोन होल्स इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ UV रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो UV रेडिएशन अर्थ पे आने लग जाएगी, ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, पर ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्यों नहीं है? ओजोन में CFC की वजह से जो होल्स हो रहे हैं उसका कारण होता है Cl रेडिकल, क्योंकि जैसे ही आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है एनवायरनमेंट में और उसमें UV लाइट गिरती है, वो कन्वर्ट हो जाता है Cl रेडिकल में, जो ओजोन को क्या कर रहा है, आप ClO रेडिकल मोनोऑक्साइड में और आपका ये O2 में ब्रेक डाउन करने लग जाता है। तो ये कर रहा है ये काम, लेकिन इसका जो ये रीज़न दिया हुआ है कि इसकी वजह से UV लाइट अर्थ पे आ रही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है पर इसका रीज़न नहीं है। सो आंसर विल बी सी, बोथ आर करेक्ट बट
not the correct reason. The molecule that has minimum या फिर नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल कम या फिर कोई रोल प्ले नहीं करता फोटोकेमिकल स्मोक में, तो वो आपका N2 है। N2 का कोई रोल नहीं था। ये तो आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड तो बना था आपका सेकेंडरी प्रिकर्सर की तरह, ओजोन था आपका, NO भी है, ठीक है। तो N2 है इसका आंसर, आंसर विल बी A। द कंपाउंड दैट इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फोटोकेमिकल स्मोक का कॉमन कंपोनेंट नहीं है? ओजोन, ओजोन है। ये क्या है आपका, पेन का स्ट्रक्चर है, ये पेन का स्ट्रक्चर है, PAN, ये पेन का स्ट्रक्चर है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, नाउ दिस इज एक्रोलीन, एक्रोलीन का स्ट्रक्चर दे दिया है उन्होंने, ये भी क्या था, सेकेंडरी प्रिकर्सर था। ये क्या है आपका, फ्रियॉन्स, CFC। CFC का ओजोन लेयर डिप्लेशन में रोल है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक में इसका कोई रोल नहीं है, सो आंसर विल बी D। The upper stratosphere consisting of the ozone layer protect us from the sun radiation that falls on the wavelength region। वो ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर हमें एक लाइट से प्रोटेक्ट करती है, एक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो पृथ्वी पे गिर सकती है। वो कौन सी रेडिएशन की लाइट है? तो ये बात तो हमको पता है कि हमको भी यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। अब यूवी लाइट का जो वेवलेंथ है वो उन्होंने पूछ लिया है, बस इनडायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। तो यूवी लाइट का वेवलेंथ उस आपने NCERT में क्लियरली मेंशन था 255 नैनोमीटर। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कराया था लेक्चर 2 में, 255 नैनोमीटर उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, ठीक है। तो 255 नैनोमीटर इन्होंने एक रेंज दे दी है। देखिए आप स्टैंडर्ड रेंज याद रखिए, यूवी जो है वो 200 से 400, जब ये आप 300 से ऊपर जाने लग जाएंगे ना तो वो यूवी विजुअल की रेंज आने लग जाती है, और 400 से 700 आपकी विजुअल की रेंज है। जो विवगे और जो कलर्स हमको दिखाई देते हैं वो सारे 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो 200 से 300 के बीच में जो भी रेंज आपको दी होगी वो रेंज आपकी किसकी होगी, यूवी की। तो यहाँ पे 200 से 315 नैनोमीटर आपका दिया हुआ है, सो आंसर विल बी A, ठीक है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या फिर पेन इज एन आई इरिटेंट द प्रोड्यूस्ड बाई, जो आपका ये जो पेन है जो आंखों में इरिटेशन वगैरह क्रिएट करता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये क्या है, एक फोटोकेमिकल स्मोक है। फोटोकेमिकल स्मोक है, कहाँ से क्रिएट हुआ था? इसके जो प्राइमरी प्रिकर्सर थे जो NO2 और उसके साथ साथ आपका हाइड्रोकार्बन्स, इन्होंने क्या किया था, इस टाइप से कुछ कुछ रिएक्ट करके पेन को क्रिएट कर दिया था एज ए सेकेंडरी प्रिकर्सर, राइट। सो आंसर विल बी D। नाउ देखिए कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको रिपीटेड लगेंगे, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। अगर एक ही क्वेश्चन को आप कई बार करेंगे तो वो पार्ट आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए। ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड, ताजमहल स्लोली डिसफिगर्ड हो रहा है और डिसकलर्ड हो रहा है, और इसका कारण क्या है? एसिड रेन। The higher concentration of which gas in air can cause stiffness in flower buds। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनमें इतना स्टिफनेस क्रिएट कर देता है कि वो गिर जाती हैं एकदम से, मतलब कलियाँ ही गिर जाएंगी, ठीक है। और वो आपने कब पढ़ा था? जब आप सल्फर के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे, और वो क्या था आपका SO2, राइट। SO2 में मैंने क्लियरली लाइन को हाईलाइट भी किया था कि प्लांट पे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैंने किया था कि प्रॉब्लम ऑन प्लांट्स, उस पर आप देखेंगे क्या करता है कि वो जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा कर देता है कि वो गिरी जाती हैं। नाउ the reaction that is not involved in the ozone layer depletion mechanism in the stratosphere। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर मैकेनिज्म हो रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, CFC है जिस पे UV लाइट गिर रही है और Cl रेडिकल बना रहा है, तो ये तो होता है, ये तो होगा भाई, Cl रेडिकल बनेगा। Cl रेडिकल क्या करता है, ये आपका ओजोन से रिएक्ट करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है, और ClO रेडिकल क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और O2 बना देता है, ठीक है। अब ये जो बना ClO रेडिकल मोनोऑक्साइड जो बना, ये फ्री ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट इन्वॉल्व होता है। फिर ये जो है आपका CH4 ओजोन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है, ये जो है ये आपका इसका नहीं है, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन का नहीं है,
ये आपका है किसका, जब आप फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह देखेंगे तो उसमें आपका जो मीथेन है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो प्राइमरी प्रिकर्सर है। और ओजोन जो बन चुका होता है NO2 की वजह से, NO2 NO में कन्वर्ट हुआ, फ्री ऑक्सीजन छोड़ा, O2 ने फ्री ऑक्सीजन लेके O3 बनाया, वो O3 ने हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करके फॉर्मल्डिहाइड बना दिया था। ये आपका फोटोकेमिकल स्मोक का रिएक्शन है, ना कि ओजोन लेयर डिप्लेशन का। सो आंसर विल बी सी, ये आपका इसका रिएक्शन नहीं है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कहीं आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला जो रिएक्शन था, लास्ट वाला जो ये है, इसमें क्या हुआ था, जब आप ओजोन लेयर डिप्लेशन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि जब बादल छा गए थे, जैसे कि आपका ClO रेडिकल बना था, ठीक है, और आपके कंपाउंड्स बन रहे थे, तो जब भी वहाँ पे क्लाउड्स आ गए थे, एक सीजन में जब वहाँ पे क्लाउड्स आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि मॉइस्चर और वाटर के साथ मिक्स होके उन्होंने HOCl बना लिया था। और जैसे ही वापस से सनलाइट वापस आई थी, तो वो सनलाइट क्या हुआ, फिर से H न्यू की प्रेजेंस में क्या हुआ कि वो फिर से OH रेडिकल और Cl रेडिकल में टूट गई थी। तो Cl रेडिकल सनलाइट के वापस आने के बाद फिर से जनरेट हो गया था। जिस Cl रेडिकल को क्लाउड्स ने एज ए सिंक काम कर लिया था, NO2 और मीथेन ने एज ए सिंक काम किया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट वापस आई वैसे ही वो फिर से Cl रेडिकल जनरेट हो गया था और फिर से वो ओजोन लेयर डिप्लेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन भी उसमें थी, अगर आप केयरफुली देखेंगे मैंने जो भी बताई हैं, तो ये रिएक्शन भी उसमें है। कहाँ पे है, जहाँ पे क्लाउड्स के आने के बाद क्लोरीन रेडिकल सिंक होने के बाद जब फिर से सनलाइट वापस आती है तो वो HOCl को ब्रेक कर देती है। ये H न्यू क्या दिखा रहा है, सनलाइट, और ये फिर से Cl रेडिकल बना देती है और ओजोन लेयर डिप्लेशन को फिर से स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नाउ which one of the following substance used in dry cleaning is a better strategy to control environment pollution? Which of the following substance is used in dry clean is better strategy to control environmental pollution? देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे, जब ग्रीन केमिस्ट्री में जाएंगे, इसी में इस चैप्टर में ही, तो उसमें आप कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग वगैरह देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि पहले ड्राई क्लीनिंग के लिए ये कंपाउंड यूज किया जाता था, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ठीक है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था वाटर, स्पेशली वाटर को पल्यूट करने के लिए, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे वाटर वगैरह को ये पल्यूट कर देता था। तो इसके लिए लिक्विडिफाइड CO2 यूज की जाने लगी। बेटर स्ट्रेटजी उसकी क्या हो गई, लिक्विडिफाइड CO2, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसको बंद कर दिया गया और लिक्विडिफाइड CO2 को उसकी जगह यूज किया जाने लगा। उसके अलावा H2O2, इसका भी अब हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका भी यूज किया जाने लगा है उस चीज़ में, ठीक है। तो आगे आप उसको देखेंगे। फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स, फोटोकेमिकल स्मोक एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स होल्ड कर रहा है, जिसका एडिशन इन एडिशन टू, फिर से कल वाला प्रॉब्लम होने लग गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन या फिर पेन का फॉर्मेशन वगैरह कर सकता है। तो वो क्या है आपका ओजोन। जैसे अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन है CH4, ये जब ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना दे रहा था, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बना दे रहा था। उसी टाइप से क्या होता है कि आपके पेन वगैरह जो ये फोटोकेमिकल स्मोक के जो प्रिकर्सर है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, C, ठीक है। अभी तो इसमें और थोड़े से क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन था जी का मैंने सारा कवर कर लिया है। अगर आप ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस ये देख लेंगे तो आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज करेक्ट? ओजोन लेयर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज लेस सीरियस एट पोल्स। वो कह रहे हैं कि पोल्स पे ओजोन लेयर डिप्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो लेस सीरियस है, बिकॉज NO2 सॉलिडिफाइड एंड नॉट अवेलेबल फॉर कंज्यूमिंग दिस रेडिकल। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज मोर सीरियस एट पोल्स। ज़्यादा सीरियस है क्योंकि वहाँ पे जो आइस क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं इन द क्लाउड वो कैटलाइज कर देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि
ज़्यादा फास्ट आपकी रिएक्शन हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन फास्ट होने लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ फ्यूम्स मतलब CFC आर इनर्ट, हाँ इनर्ट तो होते हैं, केमिकली दे डोंट रिएक्ट विद ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। गलत बात है भाई, यही तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिएक्ट ही नहीं करते ओजोन से, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो डोंट रिएक्ट विद ओजोन, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। गलत बात है, रिएक्ट करते हैं। एनओ जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और ओजोन क्या करता है, ये एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है O3, और ये इक्विलिब्रियम में रहता है ओजोन और फ्री ऑक्सीजन के साथ, तो ये इजिली क्या करेगा, NO इसका फ्री ऑक्सीजन लेके अपना NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ओजोन जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इन्होंने गलत दिया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि डू नॉट रिएक्ट, पर ये रिएक्ट करता है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, क्या ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मीथेन और CO2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, और यहाँ पे क्या दिया है, O3 दिया है, ओजोन का ग्लोबल वार्मिंग में हाथ नहीं है, CO दिया है, बल्कि CO नहीं है, क्या है, CO2 है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है आपका, CO2, सो आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट, the gas leaked from the storage tank in the Union Carbide plant in Bhopal gas tragedy। भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो आप देख पाओगे कि कितना खतरनाक डिजास्टर था, कितना खतरनाक डिजास्टर था। अभी भी जो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, ऐसा लगता था कि जैसे वो जो गैस थी, वो जिसने भी इनहेल की, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे वगैरह, एकदम से पूरा बॉडी को बिल्कुल एकदम से पॉइजन था वो एक टाइप से, ठीक है, पूरा इस टाइप से हुआ है, और मतलब काफ़ी टाइम तक इसका इफेक्ट रहा। तो कौन सी ऐसी गैस थी जिसकी वजह से क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुआ, 1984 में एक्चुअली ना ये गैस लीक हो गई थी, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, इसलिए इसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3CaNO, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो क्या हुआ था, स्टोरेज टैंक से लीक कर गई थी, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, ये प्लांट है यूनियन कार्बाइड प्लांट, और भोपाल में था, ये भोपाल में हुआ था। नाउ ग्रीन हाउस गैसेज डेट कैन बी अरेंज्ड इन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जो मैं आपसे आगे वाले क्वेश्चन में बात कर रही थी ना, उस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मीथेन और CO2 में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा कौन क्रिएट करता है, तो मैंने बोला था कि मीथेन करता है, ठीक है। इवन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है CO2 का, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत एक्सेसिव है। लेकिन अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन काफ़ी ज़्यादा 27 से 30 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसमें जो CO2 है इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसको मान लिया रेफरेंस, रेफरेंस मतलब इसको मान लिया 1, ठीक है। 1 मतलब अब इससे कंपेयर करेंगे, हम CO2 से कंपेयर करेंगे, तो अगर हम मीथेन देखेंगे तो ये CO2 के कंपैरिजन में 27 से 30 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। और फिर N2O ये बहुत ज़्यादा 273 टाइम्स मोर डेट ऑफ CO2, ठीक है। नाउ जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है ये तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इनका ग्लोबल वार्मिंग में हाथ रहता है। पर पीछे क्वेश्चन था जिसमें पीछे क्वेश्चन था आई थिंक, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और CFC का रिलेशन दिया था, देखना आप एक बार, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और CFC में हाथ लिख दिया गया था कि CFC ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, पर CFC करता है, और वो भी बहुत खतरनाक वाला करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और उसके बाद है आपका N2O, फिर मीथेन, और सबसे कम है यहाँ पे CO2 में, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, कितना ज़्यादा आपका मीथेन 27 से 30 टाइम्स, N2O 273 टाइम्स, और CFC तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये समझो कि CO2 जितना टाइम में CO2 को ख़त्म किया जा सकता है, अगर मीथेन थोड़ी भी रहेगी तो बहुत ज़्यादा इफ़र्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग में से हटने में, ठीक है। क्योंकि उसका थोड़ा सा भी, मीथेन का थोड़ा सा भी अमाउंट, CO2 उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इस इंडेक्स को देखें, इस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को देखें, तो इस सीक्वेंस में CO2 उतना ज़्यादा नहीं है, उसको रेफरेंस एक लिया गया है, क्योंकि लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मीथेन वगैरह थोड़ा सा भी, मतलब एक होता नहीं है कि
कुछ चीज़ें थोड़ा सा भी बहुत बड़ा काम कर देती हैं, तो वो है ये, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्लेट्स ओजोन लेयर, कौन सा करता है ओजोन लेयर को डिप्लेट्स करता है? एनओ एंड फ्रियोन्स। फ्रियोन्स किसका नाम था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ठीक है, उस नाम से पूछ लिया है। देखिए नाम केवल CFC याद ना रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद ना रखना, फ्रियोन्स भी पता होना चाहिए कि उसका नाम ये भी होता है, ठीक है, तभी देखो ऑप्शन में है यहाँ पे। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओजोन एब्जॉर्ब करता है इंटेंस यूवी रेडिएशन को, ये बात तो सच है, ओजोन लेयर क्या करता है? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन विद CFC, यस बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरो एल्किन्स की वजह से होता है, ये बात भी सच है। ओजोन एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, ये बात सच नहीं है, ओजोन IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ओजोन केवल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर है आपका C, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, गलत कौन सा है? ओजोन लेयर डज नॉट परमिट IR रेडिएशन, वो कह रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अर्थ पे नहीं पहुंचने देता है, पर ये बात बिल्कुल गलत है, तो आंसर इज विल बी C। अब आप एक चीज़ देखो, 2008 में उन्होंने वही चीज़ पूछी कि ओजोन लेयर क्या करता है, IR रेडिएशन को परमिट नहीं करता है अर्थ पे आने के लिए, और यहाँ पे जस्ट 2012 में उन्होंने 2011 में किस टाइप से पूछ लिया कि ओजोन लेयर क्या करता है, IR को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उन्होंने बात वही कही पर सेंटेंस को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, द स्मोक इज इसेंशियली कॉज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होते हैं जो स्मोक होते हैं? वो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एसिड रेन भी कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, और स्मोक भी कारण है। SO2 जो है वो क्लासिकल स्मोक, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या है आपका? फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। सो आंसर विल बी A। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कल के जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए थे, क्योंकि सिस्टम कुछ प्रॉब्लम देने लग गया था, तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ा था। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है। हम मतलब वाटर जो है कि मतलब ये समझो कि हमारी लाइफ जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पे है उतनी ज़्यादा वाटर पे भी है, ठीक है। अब वाटर का जो पॉल्यूशन है ये ज़्यादातर क्रिएट करने वाली है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जो भी डे बाई डे लाइफ में जो भी हम लोग एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं वो सब कारण है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है आपका? द ईजली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पॉइंट सोर्स, जैसे कि आपका म्यूनिसिपल आपका ये जो है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वगैरह, ये सब किस कारण से हैं? सारे के सारे क्या है? वाटर मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर इनके कुछ पॉइंट सोर्स देखें, कुछ ऐसे सोर्स देखें और उनमें क्या पॉल्यूटेंट है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? जैसे हम लोगों ने घर से पानी निकाला, अब हम लोगों का जो पानी यूज हुआ वो नालियों में गया, नाली से बड़े नाले में गया, मतलब जो डोमेस्टिक जो यूज होता है और वो जाके फिर जाता है और फिर कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मिलते मिलते उनमें उस पानी में पॉल्यूशन क्रिएट होने लग जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाते हैं और वो उसके पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक सीवेज से जो होता है पानी पॉल्यूटेड होता है, उसमें पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक सीवेज या फिर जो एनिमल स्क्रेटा वगैरह है, जो एनिमल का जो वेस्ट है जो वो निकालते हैं खा पी के, ठीक है। तो ये सब, और उसके बाद क्या है, इन सब का क्या होता है? वो है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, वो सारा आपका किस में आएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट में आएगा। जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की लीव और जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं बाद में सड़ते वगैरह रहते हैं, मतलब ऐसे गल जाते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स वगैरह जैसे कहीं पे भी पोटी वोटी कर दी, तो वो सब किस में आ जाएगा? आपका ऑर्गेनिक वेस्ट में आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ये इसमें ये क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उनको केमिकल फर्टिलाइजर से मिल जाती है। इसका जो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है वो अभी आप आगे देखेंगे किस तरीके से वो फिश वगैरह की ग्रोथ को, जो लाइफ है
मतलब पानी में रहने वाली जो ज़िंदगियाँ हैं उनको किस टाइप से इफ़ेक्ट करती है वो अभी आप आगे देखेंगे। इंडस्ट्री का और केमिकल वेस्ट में जो भी इंडस्ट्री प्लांट्स वगैरह चल रहे हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है और उनको कहाँ डाल दिया जाता है, कभी किसी बड़ी नदी में छोड़ दिया जा रहा है, कभी जनरली साउथ में तो बहुत मूवीज़ भी बनती रहती हैं, साउथ की मूवी तो जनरली ये टॉपिक को बहुत हाईलाइट करती हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चल रही है और उससे जो वेस्ट आ रहा है वो नदियों के पानी में जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग मर रहे हैं, खेती नहीं हो रही है, सूखा हो रहा है। और मतलब ज़्यादातर वो इस टॉपिक को हाईलाइट करते हैं, वो इस टॉपिक को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह से जो वेस्ट आ रहा है, जो हमारे पानी को किस तरीके से पल्यूट करके लाइफ को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर आपको साउथ की मूवीज़ में ये कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्री वगैरह में जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है उनमें हैवी मेटल्स वगैरह यूज़ होते हैं और हैवी मेटल्स जो है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में प्रोसेसिंग हो रही है और उसमें मरकरी वगैरह का यूज़ हो रहा है या फिर और हैवी मेटल्स हैं, कैडमियम वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन जब ये वाटर वगैरह में मिक्स हो जाते हैं और वो वाटर, जैसे अभी एक डिजास्टर और हुआ था जिसमें कैडमियम फिशेस वगैरह में काफ़ी मरकरी कैडमियम वगैरह पाया गया था और जिन लोगों ने उन फिश को खाया था उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके माइनिंग वगैरह होती है, माइनिंग वगैरह में जो यूरेनियम वगैरह निकलते हैं, और यूरेनियम क्या है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर ये मिक्स हो जाता है पानी में तो फिर पानी एकदम से जहरी है, क्योंकि ये तो अगर अपने एयर में भी रहेगा तो उसको भी पूरा बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इतना रेडियो एक्टिव होता है। तो ये तो क्या ही है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज प्लांट्स वगैरह ऐसे हैं जिनमें वाटर का यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। ठीक है, जो जैसे प्लांट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं तो उनको सराउंड किया जाता है वाटर से और उस वाटर को ठंडा रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि वो उस प्लांट को ठंडा रख सकें कि इतना ज़्यादा प्लांट गर्म ना हो जाए कि ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सारे के सारे सोर्स थे, मेजर सोर्स थे, और उनसे कौन सा पोल्यूटेंट क्रिएट हो सकता है वो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट किया। ठीक है, जो आपका डोमेस्टिक सीवेज है उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ डायरिया हो गया है, बहुत लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया है, एडमिट कराना पड़ जाता है बच्चों को, लोगों को। तो कहते हैं कि आपका पानी सही नहीं है, पानी चेंज करो, क्योंकि हमें पानी दिखता है कि वो क्लीन है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमको दिखाई देंगे नहीं। ठीक है, तो कई बार हमको पानी क्लीन लगता है लेकिन वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, पॉल्यूटेंट है। नाउ उसके बाद क्या है कि ये आपका रेडियो एक्टिव वाला, रेडियो एक्टिव बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का सोर्स है, टॉक्सिक हैवी मेटल्स। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए कि कौन कौन से आपके जो हैं वो सोर्स हैं और उनमें कौन कौन सा पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। तो ये क्या है कि द मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन। मतलब ऐसे एजेंट हैं ये, ऐसे जो डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं जिन्हें क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। ठीक है, नाउ ये क्या होते हैं, ये इन पैथोजेंस में आपके कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे, या तो वो जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो पानी निकाला जा रहा है घरों से, इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है, पानी में घुल गया, या फिर जो एनिमल का जो वेस्ट था, जो एनिमल का जो वेस्ट था उनमें तो ईजिली ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ईजिली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर पानी में मिक्स हो जाएगा तो वो क्या होगा, वाटर के साथ वो बैक्टीरिया वगैरह भी फिर सप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पानी को क्लीन कर दिया, पानी को क्लीन कर दिया मतलब वेस्ट हटा दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो भी यूज किया है उससे वो जो बैक्टीरिया है वो मरे ही हों। ठीक है, तो कभी कभी वाटर पॉल्यूटेड आ जाता है जिसकी वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, स्पेशली पेट से रिलेटेड। नाउ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट में मैंने आपको बताया कि जो भी आपके इंडस्ट्री वगैरह हैं या आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, प्लांट्स मान लीजिए प्लांट्स हैं कहीं पे भी वो सड़े गले, ठीक है, और वहाँ पे पड़े हुए हैं, फिर वहाँ से वाटर पास हो गया,
तो वो प्लांट्स का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो उस पानी के साथ चला जाएगा, पानी में वो मिल गया वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने भी पानी को पल्यूट कर दिया। लेकिन ये जो वाटर वेस्ट जो होता है, प्लांट वगैरह वाला जो वाटर वेस्ट होता है, ये क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब एक टाइम के बाद ये जो वाटर वेस्ट है, ये जो है, ये धीमे धीमे डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करके जाता है। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। ये जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर की ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, और वाटर के अंदर जो जिंदगियां रहती हैं, जो फिशेस वगैरह रहते हैं, जो और एनिमल्स जो रहते हैं, जो उनकी एक्वेटिव लाइफ है जो वाटर के अंदर, वो इफेक्ट होने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर वाटर के अंदर कम हो जाएगा, मानो इतना होना चाहिए, और उस लिमिट से भी नीचे चला गया, तो फिश वगैरह वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जो फिश होंगी वो मर भी सकती हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अब देखा जा रहा है। ज़्यादातर ज़्यादातर बहुत सारी समुद्र के साइड में आपको बहुत ज़्यादा मछलियाँ, कभी मतलब बहुत ज़्यादा पंछी मरे हुए आपको न्यूज़ में सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि उनका कारण कहीं न कहीं ये भी है कि जो लाइफ़ है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। आप जो लोग बीच वगैरह पे जाते हैं, भाई प्लास्टिक ही फेंक के आ गए, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, पानी में चली गई, समुद्र में चली गई, साफ़ तो होने का नहीं है, ठीक है। नदियों के पास पिकनिक मनाने गए हैं, कूड़ा वहीं छोड़ आए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कारण होता है वाटर को पल्यूट करने का। इवन लोग कहते हैं कि अरे ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये तो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाएगा, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो जाएंगी, लेकिन वो डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया ग्रो होगा, वो जिंदा रहने के लिए उस पानी की ऑक्सीजन को लेगा, और वो अगर पानी की ऑक्सीजन को ले लेगा तो पानी के अंदर जो और जीव रह रहे हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो मेजर इश्यूज हैं। नाउ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, दे कंज्यूम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो इसको डिकम्पोज कराते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ये क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उसको भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वाटर कैन होल्ड इन द सोल्यूशन इज लिमिटेड। और पानी में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जो होल्ड हो सकता है वो लिमिटेड होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ था कि कोल्ड वाटर में, अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये इसका कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm रीच कर सकता है, मतलब केवल 10 ppm तक। और ये क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का जो आपका कंसंट्रेशन है वो 10 ppm तक होगा, ठीक है। और वही अगर आप ऑक्सीजन का एयर में बात करें तो वो 2 लाख ppm तक होता है। तो आप देखो कहाँ एयर में जो ऑक्सीजन है वो 2 लाख ppm तक है उसकी कंसंट्रेशन, वही वाटर में केवल 10 ppm है, वो भी कोल्ड वाटर में, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है कि मतलब वाटर में कितनी लिमिटेड ऑक्सीजन है। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में आएगा और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को लेने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इसमें जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपका जो कोल्ड वाटर है उसका डिजोल्व ऑक्सीजन कितना, अप टू 10 ppm, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, बिल्कुल सेट कर लेनी है। उसके बाद जो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है, अगर ये 6 ppm से नीचे हो जाता है, अगर 6 ppm से बिलो चला जाता है, तो ग्रोथ ऑफ फिशेस गेट इनहिबिटेड। फिशेस का जो ग्रोथ है वो नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा आपको लिमिट क्या याद रखना है, 6 ppm से नीचे आपका डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, वरना फिशेस का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या होता है कि जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं, उसमें आपका जो भी वाटर है उसमें प्लांट्स वगैरह हैं, तो जब भी आपका सनलाइट गिरा, तो सनलाइट गिरा उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो जो भी एक्वेटिक जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं, डे टाइम में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और आपके वाटर के अंदर जो भी लाइफ्स हैं वो क्या करती हैं कि अपना उस ऑक्सीजन को लेके काम चला लेती हैं। लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, तो वो क्या करती हैं कि जो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उससे ब्रीथ करती हैं,
ठीक है, उससे ब्रीथ करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो एक लिमिट में हो, जिसकी वजह से नाइट टाइम में वो जो उसमें स्पीसीज़ हैं वो उसमें आपका ब्रीथिंग कर सकें, ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाए, ठीक है, ओके। तो अगर टू मच ऑर्गेनिक इज मैटर, अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया जाएगा वाटर में, तो क्या होगा कि उस मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होंगे वो सारी ऑक्सीजन को खा जाएंगे, वाटर की सारी ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे और कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से जो एक्विटिव लाइफ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फिशेस वगैरह मर जाएंगी और जो भी उसमें रहता है वो जब ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें नहीं डालना है जिससे कि वो उसकी सारी ऑक्सीजन को ही ख़त्म कर दे। अब मान लीजिए कि दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया है जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए, तो वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत ही फाउल स्मेल क्रिएट कर देते हैं और ऐसे केमिकल मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं जो कहीं ना कहीं फिर से एक पॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब ऐसे हार्मफुल केमिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ भी इन हार्मफुल केमिकल रिलीज नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ पे तो ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो उसके अंदर की जो लाइफ है वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है, उन पे काफ़ी असर पड़ता है। तो ये तो इसका सारा समरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं। पहले देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बीओडी। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इसका फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल में, तो उसे क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब वाटर का जो बीओडी होगा वो इस चीज़ का मेजरमेंट है कि उसमें कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन वो ले लेंगे बैक्टीरिया, मतलब उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बीओडी किस टाइप का मेजरमेंट है कि कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वाटर में प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जो रीडिंग में बता रही हूँ कि क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm। जो क्लीन वाटर होगा उसमें जो बीओडी वैल्यू होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वैल्यू होगी, वो लेस देन 5 ppm होगी, ठीक है। लेस देन 5 ppm होने का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, इसलिए उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो वो बिलो 5 ppm है। और अगर बहुत ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड वाटर होगा तो उसकी बीओडी वैल्यू हायर देन 17 ppm, ठीक है, 17 ppm या उससे ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा बीओडी वैल्यू, मतलब वो वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसमें उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आया है, वाटर सैंपल इज कॉल्ड क्लीनेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बीओडी वैल्यू। बीओडी वैल्यू के बेसिस पे आप वाटर सैंपल को क्लीनेस्ट कब कहेंगे, सबसे ज़्यादा क्लीन वो वाटर सैंपल कब होगा कि उसकी बीओडी वैल्यू कितनी हो, लेस देन 5 ppm। यहाँ पे केवल 3 ppm ऐसा ऑप्शन दिया है जो लेस देन 5 ppm है, आंसर इज सी। ये नीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नाउ बीओडी वैल्यूज इन क्लीन वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर एक्सपेक्टेड रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो आपको दिए हैं, इनमें से क्लीन वाटर के लिए बीओडी वैल्यू क्या होगी और पोल्यूटेड वाटर के लिए, तो क्लीन वाटर के लिए 5 से कम होनी चाहिए, पोल्यूटेड वाटर के लिए 17 या 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो आंसर विल बी सी, और ये बिल्कुल इस लाइन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नाउ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। नाउ पहला है द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्विटिव लाइफ। हाँ, ये बात तो सच है,
बीओडी वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिव लाइफ। अगर बीओडी वैल्यू मानो बहुत हाई है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने के लिए आ रहे हैं वो उसकी पूरी ऑक्सीजन को खा ले रहे हैं, मतलब उसमें एक्वेटिव लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5, नहीं 6.5 ऑप्टिमल वैल्यू नहीं है, ऑप्टिमल वैल्यू है आपकी 5 और 5 से नीचे, क्योंकि 6 तो पीपीएम चाहिए ही चाहिए। 6 पीपीएम तो अभी आपने यहाँ पे देखा ही था, 6 पीपीएम होनी चाहिए बीओडी वैल्यू, तभी एक्वेटिव लाइफ वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो 6.5 नहीं है ऑप्टिमल वैल्यू, तो इसका आंसर क्या है बी। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपका एक टाइप का वाटर पोल्यूशन ही है। तो ये देखिए, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और उनको क्या करा जा रहा है, वाटर में रिलीज किया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनको क्या किया जाता है, ओशियन वगैरह में उनको छोड़ दिया जाता है, जो मेजर ऑयल्स वगैरह होते हैं उनको समुद्र में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा वाटर को पल्यूट करने के लिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी रेन वगैरह के साथ जो मिट्टी वगैरह जाती है उसके साथ क्या करते हैं, वाटर में कहीं ना कहीं मिलने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स आप डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट पे आप डाल रहे हैं केवल उतने एरिया में ही जाएगा, कुछ एयर में भी मिल जाता है, उसके अलावा वो पानी में भी मिल जाता है और उसके साथ साथ क्या करता है, वाटर को पल्यूट करता है। नाउ polychlorinated biphenyls which are used as cleaning solvent, detergent and fertilizer add to the list of water pollutant। ये जो PCB है, polychlorinated biphenyls, इसको जिसको यूज किया जाता था क्लीनिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट या फर्टिलाइजर की तरह, इसे भी अब वाटर पॉल्यूटेंट में ऐड कर लिया गया है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा कार्सियोजेनिक होता है। कार्सियोजेनिक मतलब ये कैंसर भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी अब पॉल्यूटेड की लिस्ट में रखा गया है। नाउअडेज ऐसा कहा जा रहा है कि हम जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट फर्टिलाइजर वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि ये जो टर्म है ना कि बायोडिग्रेडेबल है, ये बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि इसको अगर बोल दोगे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब एनवायरनमेंट को कोई हार्स नहीं पहुंचा रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, हमारा ग्रीन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डिटर्जेंट जिनको बायोडिग्रेडेबल भी बोल रहे हैं, उन डिटर्जेंट्स की वजह से क्या होता है, देखिए ये जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं, उनमें होता है काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोर्स। जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें होते हैं फॉस्फेट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, और ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि वाटर की सरफेस पे जो जो ये एल्गलाई ग्रोथ होती है इसको इन्हांस करते हैं, इसके लिए खाने का काम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की पूरी सरफेस क्या होती है, उससे कवर हो जाती है। अब वाटर की पूरी सरफेस हो गई कवर, सनलाइट नहीं जा पा रही अंदर, प्लांट नहीं कर पा रहे फोटोसिंथेसिस। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वाटर के अंदर जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे थे, अब तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इतना ज़्यादा सरफेस पे या इतना ज़्यादा प्लांट ग्रोथ हो गया है कि इसने क्या किया है कि इनको डिकम्पोज करने के लिए, जैसे आप बायोडिग्रेडेबल बोल रहे हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए इतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हो जाएगा कि उसको वाटर की वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा। तो वो भी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। तो पहले तो ऑक्सीजन बननी कम हो गई है, दूसरा ऑक्सीजन यूज होनी ज़्यादा हो गई है। तो जो प्लांट जो लाइफ है अंदर, जो एक्वेटिव लाइफ है, फिशेस की जो लाइफ है और भी जो उसमें है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी एनिमल वगैरह की क्या होगी, उससे डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो द ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो आपका जो सरफेस वगैरह पे या जो प्लांट लाइफ इतनी ज़्यादा उसमें जो एकदम से पानी में पौधे निकल आते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी लाइफ को ख़त्म कर देगा। दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोज ए डेंस प्लांट पॉपुलेशन, मतलब
जो फॉस्फेट्स वगैरह हैं ये उनके लिए एक न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहे हैं। ये सपोर्ट तो करते हैं डेंस प्लांट पॉपुलेशन को, काफ़ी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि उनके लिए ये खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है पानी के अंदर, और जो एनिमल होते हैं, जो फिशेस होती हैं, जो जो उस पर डिपेंडेंट थी, वो क्या होती हैं, मर जाती हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस पे इट्रोफिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, छोटा सा टॉपिक है, उसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कोई भी पानी अगर पिया जाना चाहिए तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे जो फ्लोराइड है, पानी में फ्लोराइड आइंस कितना होना चाहिए, तो पानी में फ्लोराइड आइन की भी एक लिमिट होती है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी पानी में, तो ये भी हार्मफुल है क्योंकि ये क्या करेगा, टूथ डिके करेगा, ठीक है। ओके, तो ये कितना होना चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। डिफिशियंसी क्या करेगी, टूथ डिके कर देगी, और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, अप टू 1 ppm होनी चाहिए, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर ये 1 ppm से ज़्यादा हो जाती है, मतलब मान लो 2 ppm हो गई, तो फिर से प्रॉब्लम है। क्या करेगा ये, ब्राउन मोल्टलिंग ऑफ टीथ, मतलब जो दांत वगैरह होते हैं वो पीले वगैरह से पड़ने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा। अगर ज़्यादा होने लग गई, कंसंट्रेशन अगर 2 ppm से ज़्यादा हो गई, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिस हो गया, मतलब ओवर 10 ppm, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई ओवर 10 ppm, तो ये बोन्स और टीथ वगैरह उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। और ये प्रॉब्लम राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। नाउ ये तो किसकी हो गई, फ्लोराइड की बात हो गई। अब लेड, लेड तो देखो है ही पॉइजन। लेड के बारे में तो सबको पता ही है कि लेड एक टाइप का क्या है, पॉइजन है। अगर ड्रिंकिंग वाटर में ये कंटामिनेटेड हो जाए, होगा कैसे, पहले क्या होता था, लेड के पाइप्स वगैरह बनाए जाते थे और उन पाइप से ही वाटर पास होता था, तो ये पाइप्स की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर था वो कंटामिनेटेड हो जाता था, ठीक है। तो लिमिट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb, ठीक है। तो इसकी भी कितनी लिमिट है, 50 ppb तक ही इसकी लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा लेड का कंटामिनेशन ड्रिंकिंग वाटर में हुआ, तो ये क्या करता है, किडनी, लिवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सबको डैमेज करने की कैपेसिटी रख सकता है, क्योंकि लेड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। लेड की वजह से कुछ टाइम पहले मैगी भी बैन हो गई थी, बोल रहे थे कि इसके मसाले में लेड पाया गया है और इसकी वजह से मतलब माइंड का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों में प्रॉब्लम पाई गई है, तो मैगी को बैन कर दिया गया था। तो उसका कारण भी आपका लेड था, ठीक है। नाउ सल्फेट, अगर सल्फेट की बात करें तो इसकी भी एक्सेसिस मतलब एक लिमिट है, उससे ज़्यादा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 500 ppm। अगर इससे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन रहेगी, तो ये क्या करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाता है। लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। नाइट्रेट, नाइट्रेट की मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppm, केवल 50 ppm तक। अगर इससे ज़्यादा नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में डिजोल्व हुआ, तो ये मैट हीमोग्लोबिनिया, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की प्रॉब्लम कर सकता है। देखो हीमोग्लोबिन का क्या काम था कि वो क्या कर रहा था कि ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा था और ऑक्सीजन को फुल बॉडी में ट्रांसफ़र करा रहा था। मैट हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है, लेकिन मतलब मेन हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑक्सीजन की बाइंडिंग वगैरह इसमें प्रॉपर नहीं होती है। तो क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या वाटर में कितना होना चाहिए। फ्लोराइड के बारे में आपने पता किया कि अप टू 1 ppm होना चाहिए, उससे कम क्या हो जाएगा, टूथ डिके होने लग जाएंगे। 2 ppm से ज़्यादा हो गया तो दांत वगैरह पीले होने लग जाएंगे, ठीक है, मॉटलिंग टीथ होने लगेगा, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा हो गया तो ये बोन्स और टीथ को, दोनों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाएगा। लेड की बात कर ली, लेड तो लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, और लेड की लिमिट भी 50 ppb तक है, ठीक है। सल्फेट की लिमिट क्या है, 500 ppm से ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रेट 50 ppm। तो ये अभी क्वेश्चंस में आप आगे देखेंगे, आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और मेटल्स हैं वाटर में, इन मेटल्स की भी एक लिमिटेड वैल्यू होती है कि इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। जैसे आयरन केवल 0.2,
केवल 0.2 ppm तक, ठीक है। आपका Mn 0.05 ppm तक, एल्यूमिनियम 0.2 ppm, कॉपर 3, जिंक 5 और कैडमियम 0.005 ppm तक। तो ये मेटल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके नीट और जी में आए हैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm, क्लीन वाटर का BOD वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 ppm होना चाहिए, ये बात आपकी सच है। पॉल्यूटेड वाटर 17 से ज़्यादा, ठीक है। फ्लोराइड डिफिशियंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल, सही बात है, बिल्कुल हार्मफुल होती है, टूथ डिके कर सकती है, उसकी डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। नाउ व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज हायर देन 6.5 दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, ये गलत है। 6.5 से अगर pH ज़्यादा होगी तब एसिड रेन नहीं बोलेंगे, बल्कि देखो वाटर की जो pH है वो 5.6 है, अगर 5.6 से नीचे pH होगी तब उस रेन को एसिड रेन बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर आपका इसमें सी है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। नाउ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन रीच कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। एज इट लाइन बनी हुई है, मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो अप टू 10 ppm हो सकती है, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। इट्रोफिकेशन इंडिकेट दैट वाटर बॉडी इज पॉल्यूटेड, ये बात तो सच है। इट्रोफिकेशन में क्या होता था कि इतनी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, इतने डेंस हो जाता था कि सनलाइट नहीं जा पाती थी अंदर, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती थी, ऑक्सीजन नहीं हो पाता था। उसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जो इतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जनरेट हो जाता था जो वाटर की ऑक्सीजन को खुद ही ख़त्म कर देता था, जिससे कि वो फिशेस वगैरह उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले पाती थी। तो ये क्या है, वाटर को क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड कर रहा है, ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 6 ppm इनहिबिट फिश ग्रोथ, अगर 6 ppm से कम होगी डिजोल्व ऑक्सीजन तो वो फिश ग्रोथ को इनहिबिट करेगा नहीं, बल्कि हेल्प करेगा। आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है 6 ppm से ज़्यादा होगा तो फिश ग्रोथ को वो इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ इट्रोफिकेशन लीड इंक्रीज ऑक्सीजन इन द वाटर लेवल, गलत बात है, ये वाटर लेवल में ऑक्सीजन को इंक्रीज नहीं करता है बल्कि डिक्रीज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है ये बताइए। इनकरेक्ट रीजन फॉर इंट्रोफिकेशन, इंट्रोफिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। एक्सेस यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है, अगर फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फॉस्फेट्स भी होते हैं और फॉस्फेट्स न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है और बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रोथ करा देता है, इसी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कारण ही है ये उसका। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर तो कारण ही है उसका, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट, बिल्कुल सही बात है, डिटर्जेंट जिसे बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बोल रहे थे वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या है आपका कारण है इसका। डेंस प्लांट पॉपुलेशन, बिल्कुल डेंस प्लांट पॉपुलेशन भी इसका कारण है, उसी की वजह से क्या हो रहा था, इसी प्रोसेस को वही बोलते हैं। नाउ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज डेट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, सो आंसर विल बी डी, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बल्कि इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाता है कि वो क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को इनकरेज करते हैं, प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल फ्लोराइड, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल फ्लोराइड अप टू 1 ppm कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, बताइए अगर 1 ppm तक सॉल्युबल फ्लोराइड रहेगा तो ड्रिंकिंग वाटर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ppm तक तो वो क्या है, बिल्कुल सेफ है टीथ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 ppm तक, ठीक है। बल्कि 1 ppm तक जरूरी भी है, अगर 1 ppm से कम होगा तो टूथ डिके होने लग जाएगा। और टूथ डिके क्यों होने लग जाएगा कि आपके जो दांतों में जो एनिमल की जो सरफेस है उसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। अब इसमें ये जो है ये फ्लोराइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है CaF2 में,
जिसे फ्लोरोएपेटाइट बोलते हैं, और ये उस इनेमल की लेयर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसलिए 1 ppm तक ज़रूरी है कि उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मतलब ये दांतों के लिए बिल्कुल सेफ होता है। नेक्स्ट है द कंडीशन डेट इंडिकेट ए पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट को इंडिकेट कर रही है? बिल्कुल पहली वाली है यूट्रोफिकेशन। ये क्या कर रहा था? वाटर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 0.03 CO2। CO2 अगर 0.03% तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। BOD वैल्यू 5 ppm तक क्लीन वाटर की होती है। 5 ppm से नीचे वाटर क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बात है। pH ऑफ द एसिड रेन वाटर 5.6। 5.6 अगर pH है रेन वाटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, होता ही है pH 5.6। अगर 5.6 से नीचे आ जाएगा pH तो वो एसिड रेन है। तो इसका आंसर क्या है आपका? A, यही आपका पोल्यूशन है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ppm। ये जस्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है। बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई थी, एज इट उसी लाइन से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। कॉपर की कितनी होनी चाहिए? 3 ppm तक होनी चाहिए। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, वाटर सैंपल विद BOD वैल्यू 4 ppm और 18 ppm रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर BOD वैल्यू वाटर सैंपल में 4 ppm है और 18 ppm है तो आप क्या समझते हैं? अगर 4 ppm है तो वो 5 ppm से नीचे है, मतलब क्लीन है वाटर। और अगर 17 ppm से ज़्यादा है, जैसा उन्होंने 18 दे दिया है, मतलब वाटर आपका पॉल्यूटेड है। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लीन एंड हाईली पॉल्यूटेड। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो टू अप टू। बताइए, 2019 का क्वेश्चन है और सीधा लाइन से है, 10 ppm तक जा सकता है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल एज इट मैंने हाईलाइट करवाई है थ्योरी में आपको। नाउ वाटर फिल्ड इन 2 ग्लासेस। 2 ग्लासेस में पानी भर दिया गया है, A और B, और उनकी आपको BOD वैल्यू दी है, एक की 10 है, एक की 20 है। बताइए कौन सा वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है? जिसकी BOD वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब उसमें उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट होने का मतलब है कि उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्रिएट होगा जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको डिकम्पोज कराने के लिए। तो BOD वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है। सो B इज मोर पॉल्यूटेड देन A। आंसर विल बी A, राइट। सो दीज आर सम फ्यू क्वेश्चंस। ये जी के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो एक वाटर सैंपल है, हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ये उसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है। उन्होंने बोला है कि द मेटल दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल। मतलब एक वाटर सैंपल में ये मेटल की कंसंट्रेशन उन्होंने ppm में दे दी है। उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो इस ड्रिंकिंग वाटर को अनसूटेबल बना रही है, मतलब आप इसे पी नहीं सकते। ठीक है, तो वो देखिए आपका जो Mn है इसका यहाँ पे 5 ppm कंसंट्रेशन दे दिया है, बल्कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन Mn मेटल का होना चाहिए 0.05 ppm ओनली। सो आंसर विल बी बी। कॉपर कितना होना चाहिए? 3। बिल्कुल सही है, 3 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fe 0.2 होना चाहिए, 0.2 है। जिंक 5 होना चाहिए, 5 है। बाकी सब सही है, केवल यहाँ पे Mn ऐसा मेटल था जिसमें ज़्यादा ppm में था, 5 ppm में था, जिसकी वजह से आप पानी को नहीं पी सकते, पानी आपका पॉल्यूटेड है। Which of the following condition in drinking water causes मैट हीमोग्लोबिनिया? इसमें से कौन सी कंडीशन है? मैट हीमोग्लोबिनिया किसकी वजह से हुआ था? नाइट्रेट की वजह से। और नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो 50 ppm से नीचे ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 50 ppm। तो इससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम, ये डिजीज ईजिली हो सकती है। द pH ऑफ रेन वाटर कितना होता है? 5.6। आंसर इज ए। The recommended concentration of fluoride ion in drinking water is up to 1 ppm। सही बात है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये क्या करता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको CaF2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इनेमल लेयर है उसका सरफेस है वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो क्या है आपका सिंपल लाइन एजिट उसमें लिखी हुई है। सिंपल आपको क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये जो आपका CaOH का होल ट्वाइस था वो CaF2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका जो फ्लोराइड आयन थे F- OH- को उसने रिप्लेस करके खुद यहाँ पे कनेक्ट हो गया।
इस वजह से वाटर में 1 ppm तक फ्लोराइड आयन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू कैन बी मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉल्यूटेड वाटर हैज बीओडी वैल्यू हायर देन 10 ppm। बिल्कुल, अगर 10 से ज़्यादा होगी तो वाटर क्या है आपका पॉल्यूटेड है, 5 से कम होगा तो पीने लायक है, उसके बाद क्या होगा पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, 17 से भी ज़्यादा हो गया तो समझो कि हाईली पॉल्यूटेड है वाटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर विल बी ए। नाउ अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक्चुअली लेक्चर बड़ा होता जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट सॉइल पोल्यूशन भी लेगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हो जाएगा तो अच्छी बात है, जितना भी नीट जी का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। द वाटर सैंपल दैट हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग एनाइन। ये 3 एनाइन दिए हैं, बोला है कि एक वाटर सैंपल है जिसमें F-10 ppm है, SO4 -100 ppm है, NO3 -50 ppm है। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका मेटल है या कौन सा ऐसा आयन है आपका, ये तीनों आयन दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा आयन है जो वाटर को पीने के लिए अनसूटेबल बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे NO3- तो इसकी लिमिट आपकी 50 चलेगी, आपका SO4 100 चलेगा, लेकिन जो फ्लोराइड आयन है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो 10 नहीं चल सकता। अगर 10 हो जाएगा तो ये बोन्स और टीथ सबको ही खराब कर देगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 ppm और 2 ppm से ज़्यादा में ये प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो ये 10 ppm तो मतलब ये पानी तो आप पी नहीं सकते। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, नाउ BOD स्टैंड फॉर, BOD किस लिए होता है? दिस इज बायोकेमिकल। यहाँ पे बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल में कंफ्यूज मत होना, दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 2016 में सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, लेड एंड नाइट्रेट एंड आयरन, ये आपको कुछ कंसंट्रेशन दे दी उन्होंने, बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाटर को पीने के लिए सुटेबल नहीं बना रही है। तो आप जब इसको फोकस करके देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि ये जो नाइट्रेट है ये यहाँ पे 100 ppm दिया है, बल्कि नाइट्रेट का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो केवल 50 ppm तक ही होनी चाहिए और यहाँ पे 100 ppm दे दी है। आप इसे नहीं पी सकते। अगर आप इस पानी को पी लेंगे तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है मेट हीमोग्लोबिया, वो हो जाएगी। तो ये पानी पीने के लिए सुटेबल नहीं है, वो भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली वो डायरेक्ट आपसे ये तो नहीं पूछ लेंगे किसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको 4-5 दे देते हैं और आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कौन कितना होना चाहिए। ठीक है, नाउ द एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर टू वाटर बॉडीज कॉजेज, क्या करता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर? क्या करते हैं ये जो आप पढ़ रहे थे ना, एंथ्रोफिकेशन, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर रहने वाली जिंदगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, वो क्या कर रहा था कि ये क्या करता है, ये एक टाइप से न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और ये जो एल्गाई है इसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये वाटर के पूरे सरफेस को कवर कर लेता है जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इनहांस ग्रोथ ऑफ एल्गलाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सैंपल इज रिपोर्टेड टू हाईली पोल्यूटेड इफ BOD वैल्यू, बताओ BOD वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वाटर सैंपल को आप हाईली पोल्यूटेड बोलेंगे? 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज द DDT? DDT आप आगे देखेंगे, ये एक टाइप का क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। इसका फुल फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, फर्टिलाइजर होता है। अभी ये बैन हो चुका है, तो वाटर पोल्यूशन आपका खत्म हो गया है। सॉइल पोल्यूशन पे छोटा सा है क्योंकि सॉइल पोल्यूशन में ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, और उसके अलावा फिर भी मैंने NCERT का पूरा सॉइल पोल्यूशन का लाइन कवर किया है, मैं छोड़ूंगी कुछ नहीं। सॉइल पोल्यूशन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी एग्रीकल्चर में यूज होने लगे हैं। क्या होता था कि पहले जो आपके जो तम्बाकू में निकोटीन वगैरह होती है, पहले इनको यूज किया जाता था एज ए पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो कीड़े वगैरह जो फसल को ख़राब कर देते हैं उनके लिए यूज किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जब कुछ और कंपाउंड्स बने, अभी आप आगे देखेंगे DDT वगैरह का जब पता चला कि ये फॉर्म हो गया,
तो फिर लोग डीडीटी को फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करने लगे और वो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड था, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उससे बहुत ज़्यादा बॉडीज़ जो है मतलब पूरा बॉडी को ख़राब कर देता था, इसलिए उसको बैन करना पड़ा बाद में। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, मतलब ये जो चीज़ें जो एग्रीकल्चर में फसल को अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो कहीं ना कहीं सॉइल में पोल्यूशन का काम कर रही हैं। जैसे वर्ल्ड वार 2 से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले क्या होता था, निकोटीन जो एक तंबाकू प्लांट से जो नेचुरली मिल जाता था उसको यूज किया जाता था पेस्ट कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, एज ए पेस्ट कंट्रोलिंग सब्सटेंस। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, मलेरिया वगैरह को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का यूज किया गया और डीडीटी जैसे ही मिला तो डीडीटी का यूज भी करने लग गए वो लोग एज ए इंसेक्टिसाइड, इस चीज़ को मारने के लिए इसका यूज करने लग गए। तो ये क्या होता है, मिट्टी के साथ घुला, मिट्टी घुल के कहीं ना कहीं ये वाटर, रेन वाटर के साथ क्या ग्राउंड वाटर में गया, तो इसने क्या किया, धीमे धीमे क्या किया, पॉल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर दिया और इसी ने पॉल्यूशन के लेवल को इंक्रीज किया। सबसे पहले ये छोटे लेवल पे इंक्रीज हुआ, फिर ये क्या है, जो एक्वेटिव लाइफ थी, जो पानी में रहने वाली लाइफ थी, उनको इफेक्ट करने लग गया। फिर ये छोटी फिशेस में आने लग गया, फिर उसके बाद बड़ी फिशेस, मतलब अब क्या होता था, फिश को तो प्लांट ह्यूमन भी खाते हैं, वो काफ़ी लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश को बहुत ईजिली खाते हैं, काफ़ी बढ़िया अच्छे से खाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग में भी ये जो पोल्यूशन है, जो जिसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट करने लग गया। तो ये केवल सॉइल पोल्यूशन नहीं है, ये वाटर पोल्यूशन में भी है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी खतरा है। तो ये सारा पोल्यूशन जो है वो मिला जुला है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कंबाइन रहता है। आजकल क्या हो रहा है, नाउअडेज क्या कर रहे हैं कि हर्बिसाइड वगैरह के लिए और भी ज़्यादा कंपाउंड का यूज़ करने लग गए हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि जो मिट्टी का जो क्वालिटी है उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो उसको लाइफ देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी मर रहे हैं। पोल्यूशन का दूसरा कारण एक इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इंडस्ट्री से जो भी केमिकल वेस्ट निकलता है सारा पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होते हैं, तो यूरेनियम वगैरह की जो माइंस वगैरह हैं उनसे रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्वॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो क्या है वो भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, वो भी ऐसा पोल्यूशन जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, मतलब जो ख़त्म ही नहीं हो सकता। नाउ दिस इज लास्ट स्लाइड। ठीक है, इसमें आप ये देखिए, इससे 2 क्वेश्चन है इसलिए मैंने इस स्लाइड को लिया है। ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जितना भी अभी तक आपने पोल्यूशन पढ़ लिया तो आपने ये तो देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किससे क्या प्रॉब्लम है, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। अब इवन रिसर्च में भी देखोगे उसमें भी जो कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें, जो ड्रग्स वगैरह पहले हार्मफुल तरीके से बनाई गई हैं, हजारडस सॉल्वेंट से बनाई गई हैं, कैटलिस्ट का यूज करके बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं उनको रिप्लेस किया जा सके किसी ग्रीन तरीके से। मतलब कैटलिस्ट ऐसा यूज किया जा सके जो ग्रीन हो, इको फ्रेंडली हो, सॉल्वेंट ऐसे यूज किए जा सके जो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, जैसे वाटर, इथेनॉल, ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री में यूज किया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे काइटोसन हो गया, और काइटोसन हो गया जो सी फूड वगैरह से उनकी सेल से बनता है, एक बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कैटलिस्ट यूज की जा रही हैं। बहुत सारे लोग तो जो एग का जो सरफेस होता है ना उसको भी एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, उसको एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री के कितने प्रिंसिपल होते हैं? 12 प्रिंसिपल होते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं थे इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। फिर भी प्रिंसिपल में मेन टारगेट यही रहता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाया जा सके और कैसी चीज़ें यूज की जा सकें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, नाउ अब ग्रीन केमिस्ट्री इन डे बाई डे लाइफ देखते हैं। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, जो पहले क्लोथ की जो ड्राई क्लीनिंग होती थी उनके लिए ये यूज किया जाता था टेट्रा इथेन। ठीक है, ये है आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसका पहले यूज किया जाता था ड्राई क्लीनिंग में। लेकिन ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और ये कार्सियोजेनिक भी था। ठीक है, कैंसर वगैरह इससे इजीली हो सकता था। और पानी वगैरह में देखो, कोई भी चीज़ अगर यूज हो रही है तो वाटर, एयर और सॉइल में घुलने में, मिलने में उसको कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया गया विद लिक्विडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड से इसको रिप्लेस किया गया, मतलब उसको अब यूज नहीं करेंगे, उसको अब यूज करेंगे लिक्विडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को। अब
अब रिसेंटली क्या हो रहा है, H2O2 को यूज किया जा रहा है ब्लीचिंग में, इसमें सॉरी नॉट ब्लीचिंग में, ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। H2O2 को यूज किया जा रहा है और लॉन्ड्री वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। H2O2 ब्लीचिंग वगैरह में भी काम आता है, क्योंकि H2O2 क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन निकाल सकता है, और फ्री ऑक्सीजन क्या है, किसी का भी रंग उड़ा सकता है, किसी की भी ब्लीचिंग कर सकता है, ठीक है। तो लॉन्ड्री वगैरह में इसका ब्लीचिंग में ईजिली यूज किया जा रहा है। पेपर को ब्लीच करने के लिए भी H2O2 का यूज किया जा रहा है। जैसे पेपर है, जब वो फॉर्म होता है तो पूरा एकदम से गंदा होता है, लेकिन हमको तो चाहिए बिल्कुल एकदम से चमकता हुआ सफ़ेद पेज हो, तो उसकी भी ब्लीचिंग होती है, उसके लिए भी क्या है, H2O2 का यूज होता है, ठीक है। तो H2O2 उतना ज़्यादा टॉक्सिक, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले और कैटलिस्ट यूज होते थे, तो उन कैटलिस्ट वगैरह को रिप्लेस किया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि 100% हमको ग्रीन अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जितना हजारदस कोई भी चीज़ है उसको थोड़े से या अच्छे ग्रीनर चीज़ से रिप्लेस की जा सके, डे बाई डे उस चीज़ की कोशिश चल रही है, ठीक है। नाउ सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स बनाए जाते हैं, तो कोशिश की जाती है कि उनमें ग्रीन कैटलिस्ट यूज हो सके, ग्रीन सॉल्वेंट यूज हो सके, जैसे इको फ्रेंडली ग्रीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर को क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, जैसे कि जो फिटकरी वगैरह का यूज़ करते थे, ठीक है, उससे, लेकिन वो क्या है, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप का टॉक्सिसिटी क्रिएट करता था। वो वाटर को तो क्लीन करता था, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी, मतलब नॉन टॉक्सिक नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो इमली के बीज होते हैं उनका पाउडर बना के उनके पाउडर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। द पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टेमराइट सीड्स, इसका यूज किया जा रहा है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर की टर्बिडिटी को खत्म करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रीन अल्टरनेटिव है। इमली के बहुत सारे पेड़ हैं, उनके बीज, उनके सीड्स जो हैं, अगर उनका पाउडर से अगर आप वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर खाने वाली चीज़ से ही पीने वाली चीज़ को शुद्ध किया जा रहा है तो वो तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तो ये आपका पूरा मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें ख़त्म कर दिया है। जितना भी क्वेश्चन था वो भी कवर कर लिया है। जैसे एक क्वेश्चन ये था ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल 12 हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था आपका टेट्राक्लोरोइथेन वाला, लॉन्ड्री में क्लीनिंग एजेंट के लिए कौन सा यूज होता है, ये होता था पहले, अब लिक्विडिफाइड CO2 से इसे रिप्लेस कर दिया गया है। ब्लीचिंग के लिए H2O2, ये क्वेश्चन है जो आगे आए थे, मैंने इसमें आपको कवर करा दिए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।